हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर रहे होंगे। देखो, एग्जाम डेट का अगर आपके इशू आ रहा है तो एग्जाम डेट का भी कोई फिक्स नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपको बताया जा रहा है कि एग्जाम डेट ये है या तब एग्जाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी की भी बात पर विश्वास ना करिएगा, अपनी तैयारी बस कंटिन्यू रखिए। एग्जाम चाहे कभी भी हो, अपने दिमाग में एक चीज रखें, एग्जाम चाहे कभी भी हो, हमें उसको फोड़ के आना है, बस एक चीज अपने दिमाग में आपको रखनी है, देन कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के जो 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं और आज तो मैं एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो में, और बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से आप सीधा डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां से उसको ज्वाइन कर लोगे। ठीक है ना। और आपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो देखो, ये हमारे पास कुछ यौगिक हैं, ये हमारे पास कुछ यौगिक हैं CH3COH C6H5CHO। ठीक है ना, ये सारे हमारे पास दिए गए हैं और इनमें से कैनिज़ारो अभिक्रिया कौन सा प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, C6H5CHO। एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी आज बहुत शानदार लेकर आया हूँ, कंप्लीट, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एक्सप्लेनेशन है सारा हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कैनिज़ारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड्स में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो, कैनिज़ारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड्स में होती है और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनमें यहाँ पे हमें कैनिज़ारो अभिक्रिया देखने को मिलती है। आगे लिख रखा है बेंज़ेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। बेंज़ेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। अब ये तो देखो, ये भी एक एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास बेंज़ेल्डिहाइड है, ग्रुप तो कौन सा है? एल्डिहाइड ही है। ग्रुप कौन सा भाई? एल्डिहाइड ग्रुप ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेंज़ेल्डिहाइड होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उसमें नहीं होना चाहिए, तभी वो कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। आगे लिख रहा है कि ये इसलिए यह शानदार NaOH के साथ अभिक्रिया देता है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो ये तो आपके लिए अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी आएगी BSF ROR में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैनिज़ारो अभिक्रिया। नेम रिएक्शन से हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैनिज़ारो अभिक्रिया से हमने 3 चीजें सीखी हैं कि कैनिज़ारो अभिक्रिया किसमें प्रदर्शित होगा? C6H5CHO में प्रदर्शित होगा। अगला है कैनिज़ारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। बेंज़ेल्डिहाइड की अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन बेंज़ेल्डिहाइड में अनुपस्थित होता है और ये जो ग्रुप आपको दिया गया है ये बेंज़ेल्डिहाइड ही है। ठीक है ना, ये क्या है? बेंज़ेल्डिहाइड ही आपके पास है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। टोलेंस रिएजेंट है ना, मतलब टोलेंस अभिकर्मक का मुख्य घटक क्या है? जो टोलेंस अभिकर्मक है उसका मुख्य घटक क्या है? यहाँ पे हमें दे रहा है AgNO3 का अमोनिया की है या अमोनियम विलयन, CuSO4, KMnO4 और FeCl3। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास AgNO3 का अमोनियम विलयन। ठीक है ना, AgNO3 का अमोनिकीय विलयन। टोलेंस रिएक्टेंट को सिल्वर मिरर रिएजेंट भी कहा जाता है। सिल्वर मिरर, ठीक है ना, सिल्वर दर्पण जो रिएजेंट है, अभिकर्मक है, वो भी इसको कहा जाता है। इसका उपयोग एल्डिहाइड की पहचान के लिए किया जाता है। अभिक्रिया में धात्विक चांदी की परत बनती है। कीटोन सामान्यतः परीक्षण नहीं देते हैं। देखो, यहाँ पे हर तरीके का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। मतलब जैसे टोलेंस अभिकर्मक है तो टोलेंस अभिकर्मक से आपके सामने जो भी टॉपिक आ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। क्या टोलेंस अभिकर्मक का मुख्य घटक क्या है आपके पास? AgNO3 हो जाएगा। टोलेंस रिएक्टेंट जो है उसको सिल्वर मिरर रिएजेंट भी कहा जाता है। क्लियर, एक बात ये हो गई। दूसरा, इसका उपयोग एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए करेंगे भाई? एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। क्लियर है भाई। एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया में धात्विक चांदी की परत बनती है। ठीक है। कीटोन जो है वो टोलेंस अभिकर्मक का परीक्षण नहीं दे सकते, या कह सकते हैं कि टोलेंस अभिकर्मक द्वारा कीटोन का परीक्षण नहीं कर सकते। क्लियर। अगर वो देखो
जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर सिल्वर मिरर बनता है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर देखो ये जो टोलेंस अभिकर्मक है, ये जो टोलेंस अभिकर्मक है, ये जब एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सिल्वर दर्पण देता है, ठीक है ना, सिल्वर मिरर बनाता है, ठीक है। लेकिन जब यह कीटोन के साथ अभिक्रिया करेगा, कीटोन के साथ अभिक्रिया करेगा, तब यह सिल्वर मिरर नहीं बनाता। तो इससे हमें पहचान हो जाएगी कि भाई ये क्या है, कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्लियर भाई, आई बात समझ में? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है। बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बताया जाएगा, किसी भी प्रकार का टॉपिक आपके नहीं बचेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने ये जो केमिस्ट्री की हमारी सीरीज हमने चला रखी 1000 क्वेश्चंस की, 1000 क्वेश्चन मैं यहाँ पे केमिस्ट्री कराऊंगा, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 हमारा आ चुका है और आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बचेंगे 900 क्वेश्चन, वो भी धीरे धीरे आपके एग्जाम तक आपको करवा दिए जाएंगे। बशर्ते आपको वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना भाई। अगर मिस करोगे तो नुकसान आपका ही है। देखो ठीक है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा? प्रबल अपचायक की हमसे बात कर रहा है। देखो अपचायक क्या होता है? जो किसी को अपघटित कर देता है या अपचयित कर देता है, उसको क्या कहते हैं? हम अपचायक कहते हैं। तो निम्न में से प्रबल की बात कर रहा है, तो सबसे प्रबल इनमें क्या है? LiAlH4 जो है सबसे प्रबल अपचायक है। LiAlH4 एक शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट है। यह एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड या एस्टर को भी रिड्यूस करता है। समझ में आई बात? एल्डिहाइड को भी कर देगा, कीटोन को भी कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर देगा, एस्टर को भी कर देगा, सबको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। इसका उपयोग शुष्क ईथर में किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग किस में किया जाता है भाई? शुष्क ईथर में इसका उपयोग किया जाता है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से हाँ 79 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी मार्किंग चली गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो देखो, निम्न में से किस गैस का उपयोग हबर प्रोसेस में किया जाता है? किस गैस का उपयोग हबर प्रोसेस में किया जाता है? तो CO2, H2, O2 और Cl2 कौन सी गैस का उपयोग करते हैं भाई? देखो ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हमारे पास होगा। इसमें H2 गैस का उपयोग किया जाता है। H2 गैस का हमारे यहाँ पे उपयोग करते हैं हबर प्रोसेस में। हबर प्रोसेस में N2 तथा H2 से अमोनिया बनती है। अनुपात 1:3 रखा जाता है। आयरन कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। यह उर्वरक उद्योग में महत्वपूर्ण प्रक्रिया। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई। देखो मेहनत लगती है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आप लाइक करो, आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी, आप कमेंट करते हो, वो भी आपकी मर्जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ वीडियो को जरूर वॉच करना, वीडियो को पूरी देख लेना। आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी, आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस वही मेरे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो आप सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन आपका इससे जरूर फायदा होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हबर प्रोसेस में N2 तथा H2 से अमोनिया बनती है। 1:3 उनका अनुपात रखा जाता है। आयरन कैटलिस्ट का प्रयोग होता है। यह उर्वरक उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा अम्ल निर्माण किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा अम्ल निर्माण किस में किया जाता है? कौन से अम्ल का निर्माण किया जाता है? HNO3, HCl, H2SO4, CH3COH। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। इसमें SO2 का ऑक्सीकरण होकर SO3 बनता है। V2O5 कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है। यह उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। वेनेडियम ऑक्साइड हो जाएगा आपके पास V2O5, ठीक है। अच्छा आगे देखो, निम्न में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? यहाँ पे अभी हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग तो यही हो रहा है भैया, KMnO4 क्या हो जाएगा? KMnO4 यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। KMnO4 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। KMnO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अम्लीय माध्यम में इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है। अम्लीय माध्यम में इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है। यह कई कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण कर सकता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है ना। अक्सर पूछ लिया जाता है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकरण करने वाला जो एजेंट है, ऑक्सीकरण अभिकर्मक, वो कौन सा है? KMnO4।
है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नाम हो जाएगा आपके पास। अम्लीय माध्यम में इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है, यह कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कर सकता है। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क भी आपको याद रखने हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसमें Al2O3 2H2 पाया जाता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, है ना। बायर प्रोसेस के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। बात यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, किस लेवल का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे रहा हूं मैं, तो ये ध्यान रखना, हर टॉपिक हर बात यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाली। इसके बाद होल हेरोल्ट प्रोसेस से धातु प्राप्त होती है। देखो हाइबर प्रोसेस से, सॉरी बायर प्रोसेस से इसको शुद्ध किया जाता है और होल हेरोल्ट प्रोसेस के द्वारा इसको धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। तो देखो एक्सप्लेनेशन भैया मेहनत लगती है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम लगभग कितना होता है? स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्रोमियम कितना मिलाया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके पास लगभग देखो 11 से 18% क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील में। यहाँ पे देखो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाने से जंग नहीं लगती। अब वहाँ पे आपसे ये पूछ ले कि क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है भैया, तो क्रोमियम नहीं मिलाया जाता है, ये इसके किसके लिए मिलाया जाता है? ताकि जंग ना लगे, ताकि जंग ना लगे। इसमें निकल भी मिलाया जाता है। यह मजबूत तथा चमकदार मिश्र धातु होती है। इसका उपयोग बर्तन और मशीनों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन एवं मशीनों के निर्माण में किया जाता है। सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे आपको मैंने बता दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। एक्वा रेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है? वो तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है हमारे पास। एक्वा रेजिया HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। देखो यहाँ पे कई बार अनुपात पूछ लेता है कि जैसे HCl का अनुपात है 3 और HNO3 का है 1, तो 3:1 में हमारे पास इनका रेशियो होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुपात क्या होता है एक्वा रेजिया में, तो HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। और यहाँ पे अगर HNO3 अनुपात HCl पूछ ले तो हो जाएगा 1:3। ये ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब अगर 3 HCl के अणु है तो एक अणु यहाँ पे हमारे पास HNO3 का होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा है कि एक्वा रेजिया सोना और प्लेटिनम को घोल सकता है। इसमें HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। यह अत्यधिक संक्षारण मिश्रण है। देखो संक्षारित कर सकता है, मतलब गोल्ड को अगर संक्षारित कोई कर सकता है तो वह एक्वा रेजिया ही है हमारे पास, ठीक है ना। गोल्ड को संक्षारित करने की क्षमता एक्वा रेजिया के पास ही होती है। रॉयल वाटर भी इसको कहा जाता है। HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है और यह एक अत्यधिक संक्षारण मिश्रण है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपके पास हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 व्यंजक चूर्ण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको व्यंजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 हो जाएगा आपके पास। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। देखो उपयोग भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं और होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2। यह कीटनाशक के रूप में मुख्य रूप से कार्य करता है। इसका निर्माण Cl2 क्लोरीन और स्लेक्ड लाइम के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं, इसको क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं। वैसे आपको ध्यान से समझो तो क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है ना। जल में जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उनको दूर करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग करते हैं। या इसमें विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग किया जा सकता है, विरंजक चूर्ण का CaOCl2 का, जिससे जल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो आप जो स्विमिंग पूल में जाते हो वहां पे क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? यहाँ पे हमसे बात कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का क्वथनांक जो है सबसे अधिक होता है। HF में अत्यधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सब अपेक्षाकृत सबसे अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक इसका सबसे अधिक होता है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अणुओं को मजबूती से जोड़ता है। यह फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप नोट कर सकते हो। ओजोन किस प्रकार का ऑक्सीजन है? द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक। तो ओजोन का तो पता ही आपको सूत्र क्या होता है, O3 होता है, तो त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन है, त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन है, ठीक है। यह ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, यूवी किरणों से प्रतिरक्षा करता है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती
है, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से नोबल गैस नहीं है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसमें नोबल गैस नहीं है, क्योंकि ये सारी जो गैसेज हैं ऊपर जो दी गई हैं ये 18वें वर्ग की 18वें आवर्त की जो है गैसेज हैं, और 18वें आवर्त में नोबल गैसेज पाई जाती हैं। देखो नाइट्रोजन ग्रुप का ग्रुप जो है वो 15वां ग्रुप है, ठीक है। नोबल गैसेज का ग्रुप 18वां होता है, सामान्यतः निष्क्रिय होती हैं और परिस्थितियों में द्विपरमाणु। नाइट्रोजन जो है सामान्य परिस्थितियों में द्विपरमाणु गैस भी होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? प्रथम आयनीकरण ऊर्जा की हमसे बात कर रहा है, और सबसे मैक्सिमम किसकी होती है? तो प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है हमारे पास नियोन की। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों की सबसे अधिक होती है 18वें वर्ग की। ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 18वें आवर्त की जो जितनी भी नोबल गैसेज है उनकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नियोन की हो जाएगी। अगर नियोन के साथ ऑप्शन होता आर्गन होता, क्रिप्टन होता, ठीक है, क्रिप्टन होता, जेनोन होता, इन सबकी ऑक्सीकरण क्षमता भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। इसी कारण नियोन की प्रथम ऑक्सीकरण क्षमता प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यह सारणी की महत्वपूर्ण ट्रेंड है। महत्वपूर्ण ट्रेंड से मतलब ये है कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो नियोन की जो आयनीकरण ऊर्जा है वह सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक फेडरल क्राफ्ट एल्केलास्टाइन को अभिक्रिया नहीं देता है? बेंजीन है, टोलुइन है, आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और एक्साइलिन है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा जो है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है? तो फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन सा नहीं देता? जो नाइट्रोबेंजीन है वह फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो, नाइट्रो ग्रुप एक शक्तिशाली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। यह क्या कर देता है? बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, इसलिए नाइट्रोबेंजीन फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र हमसे पूछ रहा है। तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं CuFeS2 और Cu2O, CuCO3, FeS2। तो ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हमारे पास आंसर हो जाएगा CuFeS2, ठीक है। CuFeS2 क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉपर पाइराइट हो जाएगा। कॉपर पाइराइट तांबे का एक प्रमुख अयस्क होता है, ध्यान से देख लेना। कॉपर, आयरन और सल्फर उपस्थित होते हैं, इसमें तीनों उपस्थित होते हैं। कॉपर भी उपस्थित है, आयरन और सल्फर तीनों उपस्थित होते हैं। आगे देखो 92 के क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना? जल की कठोरता को दूर करने के लिए अगर हम किसका उपयोग करते हैं? Na2CO3 हो गया आपके पास, NaCl हो गया, KCl हो गया और HCl हो गया। तो वाटर जो है हार्ड है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का इसमें उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को उत्क्षेपित कर देता है। इससे जल की कठोरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। घरेलू एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल की हमसे बात कर रहा है, तो सबसे प्रबल अम्ल होता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। HI जो होता है हमारे पास सबसे प्रबल अम्ल होता है भाई, ठीक है ना। HCl है, ये भी अम्ल है। HF है, ये भी अम्ल है। HBr है, ये भी अम्ल है। चारों के चारों अम्ल है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? सबसे प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कौन सा होता है? HI होता है। समूह के नीचे जाने पर अम्लीय शक्ति बढ़ती है। H बंद I सबसे कमजोर होता है, इसलिए यह आसानी से H+ आयन दे देता है और प्रबल अम्ल होता है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा योगदान देती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा योगदान हमारे यहाँ पे कोई गैस देती है तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पृथ्वी पर लगातार जो है टेम्परेचर जो हमारे पृथ्वी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? यह क्या कर लेगा? सन से जो लाइट आएगी, या कह सकते हैं सनलाइट जो होती है उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण उसकी जो हीट है वो पृथ्वी के ऊपर ही रह जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। तो CO2 इसमें सबसे बड़ा योगदान देती। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसकी मात्रा बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने बता दिया आपको, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधनों से CO2 बढ़ती है। पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इसका, ठीक है। आगे देखो, सिल्वर मिरर परीक्षण की पहचान के लिए किया जाता है कीटोन, एल्डिहाइड,
एल्कोहल ईथर। तो क्या हो जाएगा, सिल्वर मिरर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, सिल्वर मिरर के द्वारा किसकी पहचान की जाती है, एल्डिहाइड की पहचान की जाती है। टोलेंस अभिकर्मक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया गया था। चमकदार परत बनती है, एल्डिहाइड की पहचान की जाती है। सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। कीटोन यह परीक्षण नहीं देता है, कीटोन यह परीक्षण नहीं देता है। निम्नलिखित में से कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके पास डायमंड। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, डायमंड हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन का एक अप्रूफ है, इसमें कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, इसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। त्रिविमीय संरचना होती है इसलिए अत्यधिक कठोर होता है। इसका उपयोग कांच काटने तथा ड्रिलिंग में होता है। कांच काटने में मुख्यतः हीरे का, डायमंड का ही उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता का अगर क्वेश्चन आ जाए तो फ्लोरीन अपने दिमाग में फिट कर दो। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी धातु अगर कोई है तो वो क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है ना। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी धातु है, ये इलेक्ट्रॉनों को सबसे अधिक आकर्षित करता है यदि इसकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन एंड ब्यूटेन है, ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे भाई। सीएनजी का मेथेन हो जाएगा, लेकिन एलपीजी का मुख्य घटक हो जाएगा आपके पास प्रोपेन एंड ब्यूटेन होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 99 नंबर की। एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म याद रखेंगे। इनमें से मुख्य प्रोपेन और ब्यूटेन इसके मुख्य घटक होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। घरेलू ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। एथिल मेरकैप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा यौगिक देता है, मेथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन और फॉर्मिक एसिड। तो एथेनॉल जो है वो हमारे यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए उपयुक्त किया जाता है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर एसिटैल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है भाई, एसिटैल्डिहाइड बनता है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर एसिटैल्डिहाइड बनता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है भाई। इसलिए इस परीक्षण में CH3 का अवक्षेप बनता है। किस रंग का बनता है, पीले रंग का बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। ध्यान रखेंगे हर चीज का। आयोडोफॉर्म में क्या बनता है भाई, पीले रंग का CH3 का अवक्षेप बनता है, ठीक है। एथेनॉल एथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट परीक्षण को प्रेजेंट करते हैं। हाइबर प्रोसेस में उपयुक्त प्रेरक कौन सा है, प्लेटिनम, निकल, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, निकल और कॉपर। तो यहाँ पे हाइबर प्रोसेस में जो है आयरन का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक क्या होते हैं, सामान्यतः अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया को फास्ट कर देते हैं। हाइबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, हम पहले बता चुके हैं। आयरन कैटलिस्ट होता है, ये भी उसमें डिस्कशन कर लिया था हमने। उच्च दाब पर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया करवाई जाती है। उर्वरक उद्योग के लिए सबसे ये जो है एक औद्योगिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये हो गए भाई हमारे 100 क्वेश्चंस। टोटल हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं केमिस्ट्री के, और मैं आपको बता दूं हमने फिजिक्स के भी 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अगर आप इन वीडियो को अगर वॉच कर रहे हो कंटिन्यू, तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नहीं भी मिलेंगे, अगर सेम क्वेश्चन नहीं मिलता है तो जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मैं इतनी कह सकता हूँ कि बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। अगर आप इन वीडियोज़ को देख कर जा रहे हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर देखा करो भाई। कमेंट करते हो, लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो, वो आपकी खुद की मर्जी है, मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वीडियो को जरूर देखा करो, उससे आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी और सिलेक्शन हो जाएगा तो वही बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे और शाम को आपको फिजिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और बाकी कल मिलेंगे फिर से एक और केमिस्ट्री की क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।